चलिए 11 एंड 12 ये दोनों क्लास के स्टूडेंट्स या फिर कह सकता है जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप सबों के लिए आज एक केमिस्ट्री की क्लास में एक टॉपिक नोबेल गैस बोलते हैं, उस नोबेल गैस को लेकर के हम आए हैं। तो आप सब विद्यार्थी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और शेयर दोस्तों के बीच भी करें। तो आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि नोबेल गैस केमिस्ट्री में आखिर क्या होता है, किन किन गैसों को हम, चूंकि यहाँ पर तो केमिस्ट्री में हम लोग को बहुत सारे गैस पढ़ना है, तो क्या सभी गैस को हम नोबेल गैस कहेंगे, ये सवाल उठता है। और अगर सभी गैस को नोबेल गैस हम नहीं कहते हैं, उत्कृष्ट गैस नहीं कहते हैं, तो आखिर किसको हम नोबेल गैस कहते हैं, ये सवाल उठती है। तो याद करेंगे सभी बच्चे आप लोग कि नोबेल गैस जिसको आज हम उत्कृष्ट गैस कह रहे हैं, एक आपका समझिए कि एक तत्व है। नोबेल गैस भी एक रासायनिक तत्व है। ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसा यौगिक नहीं है, बल्कि ये आपका गैस है। ऐसे तो हम लोग बताएं कि गैस भी दो तरह का होता है, एक आइडियल होता है, एक रियल गैस होता है, आदर्श गैस होता है, वास्तविक गैस होता है, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन नोबेल गैस का मतलब है कि तत्व है, और आइडियल जो हम लोग का दिए उसमें तो तत्व यौगिक सब आ गया, वास्तविक गैस का भी उसमें तत्व यौगिक सब आ गया। लेकिन आज मैंने नोबेल गैस कहता है कोई आदमी, एक मतलब है कि तत्व हो गया। तो ये नोबेल गैस में कौन कौन तत्व आते हैं, गैस के बारे में पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, अरेनॉन, ये 6 को जो गैस देख रहे हो, इसी को हम नोबेल गैस कहते हैं। और ये नोबेल गैस जो आज हम लोग देख रहे हो, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय या मेंडलीव जिस समय काम कर रहा था, उस समय ये सारे गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए आप कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इस नोबेल गैस का कोई स्थान नहीं दिया गया था। बात समझिएगा, मेंडलीव के समय में चूंकि ये सब तत्व का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन तत्वों का कोई स्थान नहीं मिला। लेकिन बाद में चल करके जब इन तत्वों का आविष्कार हुआ, तब वही मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक और वर्ग बढ़ा दिया गया। पहले से 8 वर्ग था, याद करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में शुरू में 8 वर्ग था। लेकिन जब ये जो इस गैस का आविष्कार जब हुआ, तब इन गैसों को सारणी में कोई स्थान था नहीं खाली, तब इसलिए इन्हीं की सारणी में एक और वर्ग बढ़ा दिया गया, और उस वर्ग का नाम 0 वर्ग रख दिया गया, 0 वर्ग रखा। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर नोबेल गैस का स्थान कोई पूछे तो बोलेगा कि 0 वर्ग है। ठीक है, 0 वर्ग क्यों का समझ रहे हैं, क्योंकि मेंडलीव अपने सारणी में ही वर्ग नहीं बनाया था, ये चूंकि बाद में एक्स्ट्रा में एक वर्ग बनाना पड़ गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया 0 वर्ग। इसका 0 वर्ग नाम पड़ने के पीछे एक कारण और भी था, चूंकि ये जितना भी तत्व का आविष्कार हुआ, ये सब की संयोजकता वह 0 था, माने संयोग करने की क्षमता 0 था, इसलिए इसका वर्ग का नाम पड़ गया 0 वर्ग। लेकिन जब बाद में मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाया गया, जिसमें आज जो हम आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हो, लॉन्ग फॉर्म हो रहे हो,
उसमें 18 को वर्ग बना। अब 18 को जो वर्ग बना उसमें 18वां जो वर्ग था लास्ट वर्ग उसमें ही नोबेल गैस को रखा गया। क्लियर? तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके 18वां वर्ग में इसको रखा गया और मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछे तो उसमें 0 वर्ग में इसको रखा गया। आप देखेंगे सभी बच्चे तो यहाँ पर 6 को जो देख रहा है निष्क्रिय गैस नोबेल गैस, इस नोबेल गैस में जो लास्ट में जो रेडॉन कर रहे हो जिसका उपयोग आज के डेट में हम कैंसर की इलाज करने में कर रहे हैं। कहाँ? कैंसर जो असाध्य रोग कहता है, लेकिन उस कैंसर रोग के इलाज में आज रेडॉन का ही प्रयोग हो रहा है। ये याद करेंगे 6 को जो नोबेल गैस है इसमें रेडॉन मात्र एक तत्व है, वह रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडॉन क्या है? एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है जो रेडियम के विखंडन से प्राप्त हुआ। रेडियम समझते हो ना? तो रेडियम जिसकी परमाणु संख्या देते 88 और द्रव्यमान संख्या 226 है। जब रेडियम से एक अल्फा कण निकल जाता है, क्या बोल रहे समझ रहे हो? रेडियम से जब एक अल्फा कण निकल जाता है तो इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो 88 में 2 घटाते हैं तो 86 और 26 में 4 घट गया तो 22। तो देखिए ये रेडॉन की परमाणु संख्या आपका क्या है? 86 है। एक मतलब कि ये जो रेडॉन है वो हकीकत में रेडियम से प्राप्त किया गया है। ठीक समझे बात को? तो ये समझिए कि रेडियो सक्रिय तत्व में आपका रेडॉन आ गया जिसका उपयोग बता रहे हैं कैंसर की इलाज करने में कर रहे हो। अब ये जो 6 जो गैस हम देखते हैं एक गैस हवा में यानी कि जैसे शुष्क हवा का लेके चलिए, ठीक है? तो शुष्क हवा में अगर प्रतिशत दृष्टिकोण से देखते हैं तो शुष्क हवा में लगभग एक 6 गैस 1% होता है, यानी बहुत अत्यल्प मात्रा में, बहुत मुश्किल से ये सब गैस हवा में मिलती है। इसलिए इन सारी गैसों को वायुमंडल का दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेयर गैस ऑफ एटमॉस्फेयर कहेगा कि वायुमंडल का दुर्लभ गैस किसको कहा जाता है? तो याद करिए कि नोबेल गैस को ही कहा जाता है। तो एक होता है दुर्लभ मृदा धातु, याद करिए। तो दुर्लभ मृदा कह देगा तो चला गया एक फ्लो की कहानी बता रहा है, दुर्लभ लगा दिया है। यहाँ दुर्लभ वायुमंडल की कहा कि दुर्लभ गैस रेयर गैस, तो रेयर गैस कह देगा तो समझिए कि नोबेल गैस को कहा गया, क्योंकि ये हवा में भी अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको वायुमंडल का दुर्लभ गैस कहा जाता है। लेकिन 6 गैस में अगर पूछता है तुमसे कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस हवा में होती है, तो बोलना चाहिए कि आर्गन होता है, जिसका उपयोग आज के डेट में तुम लोग बिजली के बल्ब में कर रहे हो, करते हो ना? बिजली के बल्ब में कौन गैस भरते हो? आर्गन गैस भरते हैं। और ये आर्गन गैस हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा सब लड़के, कौन गैस का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अब देखा जाए यहाँ से आपका आर्गन पर याद रखिएगा। बाकी आ गया देखिए सबसे ज्यादा अगर यूज हम लोग कर रहे हैं जीवन में तो वो हीलियम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीलियम को करते हैं। याद करना कि ये सभी जो गैस देख रहा है 6 को जो गैस है इनके परमाणु का अगर रासायनिक क्रियाशीलता देखते हैं तो बहुत ही कम होता है। इनके परमाणु की ऊर्जा इतना कम होता है कि किसी अन्य परमाणु के साथ ये संयोग करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। तो चूंकि इनकी रासायनिक क्रियाशीलता लगभग नगण्य होता है, इसलिए इन सारी गैसों को पहले जमाना में अक्रिय गैस कहता था लोग, निष्क्रिय गैस कहते हैं, जिसको इनर्ट गैस कहा जाता है।
तो पूछेगा कि इन गैसों को निष्क्रिय गैस क्यों कहा जाता है, तो यही बोलेंगे कि चूंकि इनके परमाणु जो होता है न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहता है, इनकी बाहरी कक्षा के जितना भी सबसेल होते हैं, उनके जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, सभी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना या फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करना, ये दोनों कठिन कार्य होता है। इसलिए इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। ये सामान्य ताप और दाब पर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको निष्क्रिय गैस भी कहा गया। लेकिन बाद में यानी पता चला कि नहीं, इनमें से कुछ गैस हैं जिनके परमाणु को हम उत्तेजित अवस्था में ला सकते हैं, और वही लाने में यानी नील्स बर्थलेट बोलते एक वैज्ञानिक था जो कैलिफोर्निया के रहने वाले थे। तो कैलिफोर्निया के रहने वाले नील्स बर्थलेट ने सबसे पहले ये पता लगाया कि इसमें जितना भी तत्व है, इसमें सबसे पहले जो जेनॉन को देखा कि जेनॉन की जो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, वह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता के लगभग बराबर होता है। इसलिए इनके दिमाग में आया कि जब ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, एकर मतलब कि जेनॉन भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और वही ऑक्सीजन की भांति ही जेनॉन पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वैसे तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही अधिक था, वैसे तत्व जिनका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक था, सबसे ज्यादा था, तो वैसे तत्व के साथ नील्स बर्थलेट ने जेनॉन की जब अभिक्रिया करवाया, तो वह अभिक्रिया आसानी से हो गया। अब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में तुम लोग फ्लोरीन का नाम लाते हो, इसलिए नील्स बर्थलेट ने भी जेनॉन की अभिक्रिया सबसे पहले फ्लोरीन के साथ ही कराया, और फ्लोरीन के साथ करवा करके देखिए विभिन्न प्रकार के अस्थायी कंपाउंड का निर्माण किया। इसलिए इसी जेनॉन के आधार पर इसका नाम जो पहले इनर्ट गैस था, अक्रिय गैस था, उसका नाम बदल करके आज नोबेल गैस रखा गया। नोबेल गैस क्यों रखा गया समझ गया? मतलब ये जो इनर्ट गैस होते हैं, ये भी विशेष परिस्थिति में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, विशेष परिस्थिति में कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नोबेल गैस। क्लियर? अब यहाँ पर कहता है कि हीलियम, जिसके बात करें थे कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा यूज इसका है, तो ये हीलियम का मुख्य स्रोत अगर पूछता है एग्जाम में, तब मुख्य स्रोत के रूप में हाइड्रोकार्बन को चुनिएगा। या तो हवा में नहीं, हवा तो सबके लिए है, लेकिन आर्गन के लिए सबसे ज्यादा। इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस कहते हो, उस नेचुरल गैस में इस मजे हीलियम सबसे ज्यादा होता है। इसके से कम कहे तो देखिए मोनाजाइट होता है अयस्क, एक देखिए पीच ब्लेड होता है अयस्क, इसी प्रकार से क्लेवेट होता है अयस्क। तो इस अयस्कों में भी हीलियम जो होता है वह गैंग के रूप में कहिए कि आपका पाया जाता है। हीलियम के साथ ही साथ कुछ मात्रा में नियॉन भी पाया जाता है इसमें। तो कभी कभी देखिए एग्जाम में तुम लोग से नोबेल गैस से एक न एक क्वेश्चन तुम लोग से ऑब्जेक्टिव, चाहे कंपटीशन में भी कहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से डालते हैं, जिसके बारे में और सारा बात जो है हम अगले वीडियो में भेजेंगे। तो सभी बच्चे इतना तैयारी आप लोग कर लेंगे, याद भी कर लेंगे कि नोबेल गैस को कौन कौन गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं, इतना समझ लें। तो आज यहीं पर क्लास का स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।